सबसे पहले आपको न्योता, राजनीति की वीकली कक्षा नेता नगरी के 200 एपिसोड पूरे होने वाले हैं। इस खास मौके पर आप भी हिस्सेदार बन सकते हैं। नेता नगरी शूट होते हुए लाइव देख सकते हैं, हमसे और हमारे साथियों से मिल सकते हैं। क्या तरीका है इसका, कार्यक्रम का शेड्यूल क्या होगा अगस्त के पहले सप्ताह में, ये सब आपको बताएंगे। आपको बस एक काम करना है, नेता नगरी के एपिसोड्स पर बनी मज़ेदार क्विज का हिस्सा बनना है। लल्लन टॉप प्रीमियम को सब्सक्राइब कर सकते हैं और netanagri@lallantop.com पर मेल कर सकते हैं। सूचना समाप्त, अब शो शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोज़ाना का लल्लन टॉप का शो है जिसका नाम है दुनियादारी। ये बयान सुनिए, इफ़ द गवर्नमेंट गोज़ द रॉन्ग वे, मोसाद विल कम आउट ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। यानी अगर सरकार ने गलत रास्ता चुना तो मोसाद दूसरी तरफ खड़ा मिलेगा। ये कहना है मोसाद के चीफ डेविड बर्निया का। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है। संभवतः पहली बार मोसाद ने अपनी सरकार के खिलाफ जाने की खुली चेतावनी दी है और मामला सिर्फ मोसाद तक सीमित नहीं है। 10,000 रिजर्व सैनिक ड्यूटी छोड़ने की वार्निंग दे चुके हैं, डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, 150 सबसे बड़ी कंपनियों ने काम बंद कर दिया है। इजराइल का बेस्ट फ्रेंड अमेरिका नाराज़ है। समझिए कि पूरा इजराइल अस्त व्यस्त है, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुश हैं। वजह, रात 24 जुलाई की इजराइल की संसद क्नेसेट ने जुडिशियल रिफॉर्म प्लान से जुड़े एक बिल को पास कर दिया है। बकौल नेतन्याहू, ये इजराइल के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। היום ביצענו מהלך דמוקרטי מתבקש. המהלך נועד להחזיר מידה של איזון בין הרשויות, מה שהיה פה במשך 50 שנה. העברנו את התיקון לעילת הסבירות כדי שהממשלה הנבחרת תוכל להוביל את המדיניות בהתאם להחלטת רוב אזרחי המדינה. विरोधी बोले सरासर झूठ है, ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। बिल पास होने के बाद प्रोटेस्ट हिंसक हो गए, पुलिस के साथ भिड़ंत भी हुई है जिसमें 3 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। पच्चीस जुलाई को कई अखबारों ने पहला पन्ना काला रखा, नीचे लिखा ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। तो आज हम जानेंगे इजराइल में अब क्या कांड हुआ, क्या वहाँ पर लोकतंत्र खतरे में है, क्या वहाँ चुनी हुई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपनी बादशाहत, अपनी मनमानी कायम रखने के ख्याल से ये कानून पारित कर लिया है, सर्वशक्तिशाली हो गए हैं, और क्या नेतन्याहू इजराइल के भीतर ये जो आंतरिक तनाव बढ़ा है, प्रोटेस्ट बढ़ा है, इसे रोक पाएंगे। इन सब पर विस्तार से बात होगी आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम दुनियादारी है। लेकिन हम इस प्रसंग पर, इस बिल पर बात करें उससे पहले जो हमारे दर्शक इजराइल की व्यवस्था से कुछ कम परिचित हैं उनके लिए क्विक सा रिकैप करवा देते हैं, बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। ये मेरा फेवरेट सेंटेंस होता है और बड़ा ज़रूरी है। कोई कितना भी विषय आता हो, एक बेसिक्स क्लियर होना, रिकैप करना, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। नक्शा देखिए स्क्रीन पर, 3 अहम हिस्से नज़र आ रहे हैं, वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी और इजराइल। गाज़ा पट्टी में चरमपंथी संगठन हमास का कंट्रोल है। वेस्ट बैंक जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे पर है, इसलिए उसे वेस्ट बैंक कहते हैं। इसके लगभग 42% हिस्से पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी का नियंत्रण है, बाकी पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है। जी आपने सही सुना, वाक्य कब्जा कर रखा है। इस कब्जे को यूएन अवैध मानता है, लेकिन इजराइल धीमे धीमे अपने सेटलमेंट्स की संख्या यहाँ पर बढ़ा रहा है। अगर कभी फिलिस्तीन देश की स्थापना होती है तो उसमें वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप को, गाज़ा पट्टी को शामिल किया जाएगा। हालांकि ये प्रोसेस 1948 में इजराइल बनने के बाद से ही लगातार जटिल होता गया है। अब हम इजराइल के भूगोल पर लौटते हैं। ये भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी के किनारे बसा हुआ है। पिछले दिनों जब हमने आपको ब्लैक सी की ग्रेन डील के बारे में बताया था तब भी भूमध्य सागर का जिक्र आया था, क्योंकि ब्लैक सी इसी भूमध्य सागर से मिलता है और फिर ये भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से मिलता है। ज़मीनी सीमा की बात करें तो उत्तर में लेबनान और सीरिया है, दक्षिण की तरफ इजराइल के पड़ता है इजिप्ट, पूरब में है जॉर्डन, अभी जॉर्डन रिवर का जिक्र आया था, और वेस्ट बैंक का। इजराइल की स्थापना, इस देश का निर्माण मई 1948 में हुआ था, यहूदियों के मुल्क के तौर पर, जिन्हें अंग्रेजी में ज्यूज कहते हैं। फिलिस्तीन को बांटा गया था। अब ये बांटा क्यों गया, नया देश क्यों बना? पहले वर्ल्ड वॉर तक फिलिस्तीन पर ऑटोमन साम्राज्य का राज चलता था, मुस्लिमों की बहुतायत थी।
फिर 20वीं सदी की शुरुआत में ये जब यहूदियों पर यूरोप के कई देशों में अत्याचार बढ़ने लगे तो कई लोग भागकर फ़िलिस्तीन आ गए। एक यहूदियों के लिए अलग देश हो, इसको लेके आंदोलन तो वैचारिक स्तर पर चल ही रहा था। सेटलमेंट होने लगे, वो यहाँ आकर खेती करने लगे, बस्तियाँ बसाने लगे। फिर पहले वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई तो ये सेटलमेंट का सिलसिला कुछ तेज़ हुआ और फ़िलिस्तीन वो ब्रिटेन की छत्र छाया में आ गया पहले वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद। अब ब्रिटेन के सामने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की चुनौती आई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बीता, पर तब तक ये तय हो चुका था कि एक ही ज़मीन के टुकड़े पर मुस्लिम और यहूदी शांतिपूर्ण ढंग से नहीं रह पाएंगे। दंगे दोनों के बीच बढ़ गए थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरह से यहूदियों पर जर्मनी के नियंत्रण वाले इलाके में हमले हुए थे, अत्याचार हुआ था, नरसंहार हुआ था, उसके बाद उनके लिए अलग देश की मांग को एक बड़ा नैतिक आधार मिल गया था। इन सब के आलोक में आखिरकार 1947 में ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीन की कमान यूएन को सौंप दी। यूएन में फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव पास हुआ और इस तरह से इजराइल बना, पर फ़िलिस्तीन पर कभी सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण उसका भविष्य अधर में लटका रह गया है। कुछ और फैक्ट्स जान लीजिए, और अगर आपकी बहुत दिलचस्पी है तो हमने एक 1.5-2 घंटे की मास्टर क्लास की थी इजराइल के मुद्दे पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। आप उसको देखेंगे, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी मैंने क्विक रिकैप करवाया है, अब क्विक रिकैप करते हैं वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम का, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। पर उससे पहले आबादी जान लीजिए। लगभग 94 लाख लोगों की आबादी है, जिसमें 73% से ज़्यादा ज्यू हैं, यहूदी हैं, 18% से अधिक इस्लाम को मानते हैं और बाकी में दूसरे धर्म आते हैं। सरकार पूरे जेरूसलम को अपनी राजधानी मानती है, पर दुनिया के बहुत कम देश इसको मान्यता देते हैं। भारत भी नहीं देता। भारत का दूतावास तेल अवीव में है, जिसको हम लोग हिंदी में तेल अवीव कह देते हैं। ये जेरूसलम से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तेल अवीव से नई दिल्ली की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इजराइल की मुद्रा का नाम शेकेल है। 1 शेकेल की कीमत लगभग 22 भारतीय रुपए की होती है। समय की बात करें तो इजराइल का टाइम जोन भारत से 2.5 घंटे पीछे है, यानी जब हमारे यहाँ घड़ी के रात में 8 बजेंगे तो इजराइल में शाम के 5:30 बजेंगे। अब पॉलिटिकल सिस्टम, संसदीय लोकतंत्र वाली व्यवस्था है, बिल्कुल भारत जैसी। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया, राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया। असली पावर लेकिन प्रधानमंत्री के पास। पॉपुलर जनादेश। शासन के 3 अंग, विधायिका यानी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास। इजराइल की संसद का नाम क्नेसेट है। 120 मेंबर होते हैं। चुनाव जनता करती है, डायरेक्ट करती है। क्नेसेट में 61 या उससे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली पार्टी या गठबंधन सरकार बनाती है और इसके बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। पर इजराइल के इतिहास में किसी भी पार्टी ने अकेले दम पर बहुमत नहीं जुटाया। मौजूदा समय में सरकार चला रहे नेतन्याहू गठबंधन के पास 64 सीटें हैं 120 में। दूसरी चीज़ आप ये रखिए, यहाँ पे फर्स्ट पास द पोल वाला सिस्टम नहीं, जैसे भारत में कि जिसके सबसे ज़्यादा वोट आए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वो विनर है हर जगह। यहाँ पे सब पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं, जिसको जितने फीसदी वोट मिले उसके हिसाब से उन्हें सीटों में रिप्रेजेंटेशन मिलता है और उसके हिसाब से वो अपनी वरीयता के प्रत्याशी भी निर्धारित करते हैं। इसलिए वहाँ पर अभी तक किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना नामुमकिन रहा है। दूसरा अंग कार्यपालिका या सरकार, इसकी शक्ति मंत्रिमंडल के पास होती है। मंत्रिमंडल के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे हमारे यहाँ है। तीसरा अंग है न्यायपालिका, ये अपने आप में स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी संस्था, इसे कुछ मौक़ों पर हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, सुप्रीम कोर्ट ही है। इसमें कुल 15 जज होते हैं, जिन्हें इजराइल के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है जुडिशियल सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर। कमेटी में कुल 9 मेंबर होते हैं। चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज, क्नेसेट के 2 मेंबर, इजराइल बार एसोसिएशन के 2 मेंबर, जस्टिस मिनिस्टर और एक अन्य कैबिनेट मिनिस्टर, यानी सरकार की ठीक ठाक आवाज़ होती है इस कमेटी में। सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र भी 70 साल है। अब ये जो हमने आपको सुप्रीम कोर्ट उसका स्ट्रक्चर बताया, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका बार बार अभी जिक्र आएगा। पर उससे पहले आप समझें कि क्यों दुनिया भर के लोकतंत्र जैसे भारत, अमेरिका या फिर ब्रिटेन ये नज़र बनाए हुए हैं। मतलब नज़र तो वो भी बनाए हैं जिनके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, जैसे चीन, रूस आदि इत्यादि। अगर आप इसमें चाहें तो मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों को जोड़ सकते हैं। अब मिडिल ईस्ट के देशों को मैंने क्यों जुड़वाया, क्योंकि इजराइल जो मिडिल ईस्ट का इलाका है उसका इकलौता ऐसा देश है जहां पूरी तरह से डेमोक्रेसी है, जहां शासन के सारे अंग स्वतंत्र हैं और आपस में मिलकर जनता के लिए काम करते हैं। बाकी देशों में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए जॉर्डन में राजशाही है, सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है, लीबिया में 2 सरकारें दावा ठोक रही हैं, और कहीं अगर नाम मात्र का लोकतंत्र है भी तो वहाँ संस्थाओं पर सरकार का तानाशाहों सा कब्जा है।
पर इजराइल में अभी तक ऐसा नहीं था। अब क्या बदल रहा है? बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर सुप्रीम कोर्ट को हाशिए पर धकेलने के आरोप लग रहे हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट संसद और सरकार के फैसलों को पलटने का अधिकार रखती थी। उनके पास मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को सजा देने का अधिकार भी था। फिर आया दिसंबर 2022, नेतन्याहू 6वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। उनके ऊपर पहले से भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे थे। संसद की सदस्यता खतरे में थी, किसी तरह बच गए। प्रधानमंत्री बनने के फिर एक हफ्ते के अंदर उनके न्याय मंत्री यारिव लेविन न्यायपालिका में सुधार का प्रस्ताव लेकर आए। 4 बड़े रिफॉर्म्स की बात। पहला, सुप्रीम कोर्ट संसद के द्वारा पास किसी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकती। अगर ऐसा करेगी तो संसद सिर्फ साधारण बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकता है। दूसरा, जुडिशियल पैनल के सदस्यों के अधिकतर सदस्यों को चुनने की जिम्मेदारी सरकार के पास होगी, यानी सरकार अपने हिसाब से जजेस को सुप्रीम कोर्ट में बिठाने में कामयाब हो जाएगी। तीसरा, मंत्रियों को अपने कानूनी सलाहकारों की बात मानने की जरूरत नहीं होगी, फिलहाल कानूनन उन्हें बात माननी पड़ती है। और चौथा, सुप्रीम कोर्ट सरकार या सरकारी एजेंसियों के किसी फैसले को अनरीजनेबल यानी अनुचित बताकर खारिज नहीं कर पाएगी, यानी सरकार पर कोई संविधान का कोर्ट का अंकुश नहीं है। अब इसके पीछे नेतन्याहू सरकार के तर्क सुनिए 3 पॉइंट्स में। पहला, संसद के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के वोट से होता है, जबकि जजों की नियुक्ति कुछ लोगों की कमेटी करती है। चुनी हुई सरकार के फैसले को पलटना जनता की नाफरमानी है। नंबर 2, कई जज पर्सनल एजेंडे के तहत सरकार के फैसलों में अड़ंगा लगाते हैं, जिससे काम अटकता है। और नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं, शक्ति का असंतुलन हो रहा है। नेतन्याहू ये भी आरोप लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वामपंथी सोच का अड्डा बन गया है। वो आखिर चाहते क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ कम करके उन्हें और उनकी सरकार को क्या हासिल होने वाला है? ये सवाल हमने पूछा बिट्स लॉ स्कूल मुंबई में इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस के अध्यापक डॉक्टर मुश्ताक से। एक तरह से देखा जाए तो जो ये एक बात है कि इस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करके और हाई कोर्ट को कमजोर करके नेतन्याहू अपने आप को भी बचाना चाहते हैं, इसमें कुछ सच्चाई तो है। नेतन्याहू को सपोर्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि नेतन्याहू की जो कोalition गवर्नमेंट है उसमें बहुत सारे अल्ट्रा राइट विंग पार्टीज भी हैं। इन राइट विंग पार्टीज के लिए ये मैटर नहीं करता कि नेतन्याहू के अगेंस्ट कितने करप्शन के चार्जेस हैं। उनके लिए ज्यादा जरूरी ये है कि उनकी जब तक वो सरकार में है वो कुछ ऐसे कानून पास कर सके जो उनके अपने सपोर्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। ये इस तरह के कानून है जिससे वो वेस्ट बैंक में अपने जैसे इजराइल के सेटलमेंट्स हैं वो उनको बढ़ा सकें। वो चाहते हैं कि ऐसे कानून लाए जाएं जिनसे वो ज्यादा से ज्यादा सेटलमेंट एक्टिविटी को, घर बनाने वाली एक्टिविटीज को वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी जमीन हथिया के करा जा सके। आज तक इस तरह के जितने भी एफर्ट हुए हैं, जैसे इजराइल की सरकार ने जब जब कोशिश करी है कि प्राइवेट पैलेस्टीनियन लैंड को लेकर उन पे घर बनाएं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल ने उन ऐसे कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया या खारिज कर दिया है। सो अब जो ये राइट विंग गवर्नमेंट्स हैं ये चाहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर को कम कर दिया जाए ताकि वो लोग इस तरह के लॉज पास कर सकें और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी जमीन को लेकर उस पे यहूदियों के लिए, इजरायलियों के लिए घर बनाया जा सके। तो वो ये चाहते हैं और इसका फायदा नेतन्याहू को ऑब्वियसली होगा। राइट विंग पार्टी, उनके कोalition पार्टनर्स को तो फायदा होगा, बट इनडायरेक्टली नेतन्याहू भी उन सारे कोर्ट केसेस से बच पाएंगे जो करप्शन के तहत उनके खिलाफ दायर किए गए हैं। विपक्षी पार्टियां और मानवाधिकार संगठनों ने नेतन्याहू के दावे को कुतर्क करार दिया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू खुद को करप्शन केस से बचाना चाहते हैं। सरकार न्यायपालिका में अपनी पसंद के जजों को भरना चाहती है ताकि मर्जी के फैसले पारित करवाए जा सकें और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां कम होने से सरकार निरंकुश हो जाएगी। सरकार ने इन आशंकाओं को सिरे से खारिज किया और कहा विदेशी साजिश हो रही है जो सुधार के खिलाफ है। जो सरकार का विरोध कर रहे हैं ये देशद्रोही हैं। ये सिर्फ इजराइल में ही कहा जाता है क्या? बहरहाल प्रोटेस्ट शुरू हुए। जनवरी 2023 में शुरू हुआ आंदोलन अभी तक जारी है। बीच में ऐसा वक्त आया जब सरकार और प्रोटेस्टर्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए। मार्च में सीधे टकराव की स्थिति पैदा हो गई। फिर अमेरिका ने अपील की, राष्ट्रपति ने सिविल वॉर की चेतावनी दी। तब जाकर सरकार ने अपनी योजना को उस समय के लिए पॉज किया। उसके बाद 3 महीने तक विपक्ष और सरकार के बीच बातचीत चली। ये बातचीत 24 जुलाई को बिल पर वोटिंग से ठीक पहले तक चलती रही, पर समझौता नहीं हो पाया। आखिर में विपक्ष ने वोटिंग को बायकॉट करने का फैसला किया। 24 जुलाई की रात क्नेसेट में हुई वोटिंग में रीजनेबल स्टैंडर्ड क्लॉज वाला बिल 64-0 के अंतर से पास हो गया। अब ये रीजनेबल स्टैंडर्ड क्लॉज क्या है? अभी तक अदालतें सरकार के फैसले को अनरीजनेबल यानी अनुचित बताकर रद्द कर सकती थी अगर वो संविधान सम्मत नहीं है, कानून सम्मत नहीं है। तो
और कानून की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। नया कानून बनने के बाद ऐसा नहीं हो पाएगा, यानी सरकार के फैसलों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आगे क्या संभावना है? इजराइल में राष्ट्रपति को संसद द्वारा पास बिल पर साइन करना ही होता है, यानी वो इसे वापस नहीं लौटा सकते, यानी बिल अब कानून की शक्ल लेगा। ऐसी स्थिति में इकलौता रास्ता अदालत होकर जाता है। जी, इसीलिए संभावना, आशंका नहीं। इजराइल बार एसोसिएशन ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कानून को रद्द कर दिया तो क्या हो सकता है? वैसी स्थिति में सरकार क्या कदम उठा सकती है? इस तरह का कोई केस आज तक इजराइल की सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा नहीं है। अच्छा, उससे पहले इजराइल में एक बहुत ही यूनिक, एक अलग सा सिस्टम भी है। वहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सिर्फ नाम के लिए अलग है। मतलब ये कि जो 12 जज इजराइल की सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स हैं, वही 12 जज इजराइल की हाई कोर्ट भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप कोई पहला केस फाइल करते हैं, अगर आप कोई याचिका दायर करते हैं तो आप हाई कोर्ट में करते हैं, और उन्हीं 12 जजों की जो भी फैसला आता है, अगर आप उस पे अपील दायर करना चाहते हैं तो वो अपील उन्हीं 12 जजेस के सामने दोबारा फाइल करा जाता है, और वो 12 जज तब सुप्रीम कोर्ट बन जाते हैं। सो वही 12 जज बहुत ध्यान रखते हैं इस बात का कि किस तरह का केस है, एंड वही 12 जज हाई कोर्ट भी हैं और वही 12 जज सुप्रीम कोर्ट भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल ने जो हाई कोर्ट है उसको एक ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि हाइपोथेटिकली 2 या 3 इस तरह के एग्जाम्पल्स, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको यूज करके इस लॉ को शायद खारिज किया जा सके, लेकिन ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण ये कि इजराइल में कोई संविधान नहीं है। इजराइल में आज तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं पाया है, और इन सब केसेस में बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता है। तो जो कलेक्शन ऑफ कानून है, लॉज हैं, जिनको हम संविधान की तरह देखते हैं, उनको बेसिक लॉ कहा जाता है। सो वहां की न्यायपालिका से रिलेटेड कुछ बेसिक लॉज हैं, वहां की कार्यकारिणी से रिलेटेड बेसिक लॉज हैं। आज तक इजराइल में किसी बेसिक लॉ को चुनौती देकर खारिज नहीं किया गया है। अभी सोमवार को जो ये जजमेंट आया है, उसके बाद 3 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं हाई कोर्ट में। अब देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास 2 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। एक प्रिंसिपल यूज करें जिसको कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस या अमेंडमेंट, यानी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दें। लेकिन ये वाला जो प्रिंसिपल है, जैसा मैंने कहा, आज तक किसी बेसिक लॉ के खिलाफ यूज नहीं किया गया है। दूसरा, जैसे हमारे देश में बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ही धीरे धीरे ये आइडिया डेवलप किया है कि हमारी पार्लियामेंट के पास अधिकार है कानून बनाने का, लेकिन वो कानून अगर बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उस पे अगर आघात करते हैं तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकता है। उसी तरह का एक कंसेप्ट इजराइल में भी है। हम उसे बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने उसको नाम दिया था कोर वैल्यूज। वो प्रिंसिपल ये कहता है कि सरकार का कोई भी कानून अगर इजराइल की डेमोक्रेटिक कोर वैल्यूज को आघात करता है तो उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज तक इस प्रिंसिपल को किसी बेसिक लॉ पे नहीं अप्लाई किया गया है। मतलब ये हुआ कि नेतन्याहू गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट पास किया है, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस को हटा दिया है। ये प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस अपने आप में एक बेसिक लॉ था। इसको हटाने वाला जो अमेंडमेंट सोमवार को पास किया गया है, वो भी एक बेसिक लॉ है। सो अब हाई कोर्ट ऑफ इजराइल के पास चुनौती ये होगी कि क्या वो अपने अधिकारों का यूज करके पहली बार इजराइल की हिस्ट्री में किसी बेसिक लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हैं कि नहीं। अभी तक जितना समझ में आ रहा है, जो कानूनी एक्सपर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, वो भी बटे हुए हैं। कुछ का कहना है कि ये बहुत मुश्किल होगा और शायद नहीं किया जाएगा। कुछ का मानना है कि ये पॉसिबिलिटी है, और वो तो यहां तक कहते हैं कि इजराइल की हाई कोर्ट को ये करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इजराइल के डेमोक्रेटिक कोर वैल्यूज को सुरक्षित रखा जाए तो इस चेंज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाना चाहिए। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि शायद वहां की हाई कोर्ट ये स्टेप अभी ना ले। इजराइल की गवर्नमेंट 3 और चेंजेस करना चाहती हैं। ये जो चेंज अभी किया गया है बेसिक लॉ में, ये अपने आप में उस हद तक नहीं पहुंचता कि इससे कहा जा सके कि कोर वैल्यूज जो हैं इजराइल की, उनको चेंज कर दिया गया है। सो मुझे लगता है कि इजराइल की हाई कोर्ट इसको खारिज नहीं करेगी शायद।
आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है। फिलहाल इसराइल में हंगामा मचा है। सबसे बड़ी बहस लोकतंत्र की सेहत से जुड़ी है, पर हकीकत क्या है? देखिए, फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन लोकतंत्र इसराइल में मजबूत होगा या कमजोर, ये डिपेंड करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं। अगर आप उन पॉलिटिकल पार्टीज या उनके वोटर्स और सपोर्टर्स से बात करें जो अभी सरकार में हैं, तो वो कहेंगे कि इस बिल से लोकतंत्र और मजबूत होगा, क्योंकि लोगों ने जिन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दे के सरकार के लिए चुना है और वो अपने एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। वहीं अगर आप विपक्ष से बात करें, उन लोगों से बात करें जो विपक्ष को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही गलत एक स्टेप है और उनके हिसाब से लोकतंत्र को बहुत कमजोर कर देगा। अगर हम एज न्यूट्रल थर्ड पर्सन देखते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी अगर कोई सरकार इस तरह का एक कानून लाती है जो चेक्स और बैलेंसेस को कमजोर करता है और जुडिशरी से, न्यायपालिका से कुछ पावर्स को लेकर उन्हीं पावर्स को सरकार के हाथ में देता है, तो वो इन जनरल एक साइन माना जाता है, एक सबूत माना जाता है कि लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है। तो ये जो जेनेरिक टेस्ट है जो पूरी दुनिया पे अप्लाई होता है, यही आर्ग्यूमेंट हंगरी के लिए यूज हो चुका है, जहां जो लीडर है विक्टर ओरबान, उन्होंने इसी तरह की लिमिट्स लगाई थी सुप्रीम कोर्ट पे, हंगरी की सुप्रीम कोर्ट पे, और हमने देखा है कि उसके बाद से वहां पे जो लोकतांत्रिक अधिकार लोगों के पास थे वो प्रोग्रेसिवली कम होते गए हैं। तो अगर हम हंगरी को एक एग्जाम्पल की तरह देखते हैं, तो इसराइल में भी ये शक पैदा होता है कि इस स्टेप से लोकतंत्र वाकई कमजोर पड़ेगा। न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव की घटनाएं इन दिनों आम हो गई। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और अब इसराइल में शक्तियों के बंटवारे को स्पष्ट करने की मांग चल रही है। हमने पढ़ा है और समझा है कि किसी भी लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच संतुलन होना जरूरी है, चेक्स एंड बैलेंसेस। इसकी सही व्याख्या क्या होनी चाहिए? इसराइल के संदर्भ में इस बहस को कैसे देखा जाए? चाहे कोई भी डेमोक्रेसी हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका और यूके, हर जगह चेक्स एंड बैलेंसेस एक ऐसा मुद्दा है जिसपे लगातार बात होती रहती है। चेक्स एंड बैलेंसेस का कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है। चेक्स एंड बैलेंसेस को देखने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग नजरिए हैं। यूके में चेक्स एंड बैलेंसेस को इस तरह से देखा जाता है कि कोर्ट्स के पास ये अधिकार है कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को कंट्रोल में रखा जाए। यानी यूके में अगर हम देखें तो चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रैक्टिकल मतलब सबसे ज्यादा ये निकलता है कि जो यूके की हायर कोर्ट्स हैं वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानूनों पर नजर रखती हैं और ये देखती हैं कि सरकार जो भी कदम उठाती है वो पार्लियामेंट के कानूनों के तहत ही उठाती है। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया है तो कोर्ट उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ये यूके का प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का। हमारे देश में क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट डेवलप हुआ है, सो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास थोड़ी सी ज्यादा शक्ति है कि वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानूनों को भी रद्द कर सकती है, स्पेशली अगर वो कानून हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाते हैं। इसराइल का मुद्दा इन दोनों के बीच में कहीं पड़ता है। चेक्स एंड बैलेंसेस को एक तो डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि डेमोक्रेसी में जो 3 अंग हैं सरकार के, जिसमें न्यायपालिका आती है, कार्यकारिणी आती है और विधायिका आती है, वो तीनों एक दूसरे के को बैलेंस करे, किसी एक की शक्ति इतनी ज्यादा ना हो जाए कि वो बाकी दोनों के ऊपर ज्यादा प्रभावी हो जाए। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, तो हर देश में अलग अलग मुद्दे निकल के आते हैं। इसराइल के केस में सरकार ये चाहती है कि चेक्स एंड बैलेंसेस के नाम पे जो न्यायपालिका है वो विधायिका और कार्यकारिणी के ऊपर अपनी मनमानी ना चलाए। लेकिन जो अपोज कर रहे हैं, जो विपक्ष में है, वो ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह से हम चेक्स एंड बैलेंसेस को डिफाइन करते हैं तो फिर इसराइल में जो माइनॉरिटी है, यहाँ माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है, यहाँ माइनॉरिटी का मतलब पॉलिटिकल माइनॉरिटी भी है, यानी वो लोग जिन्होंने विपक्ष के लिए वोट किया है। अगर हम सरकार की बात सुनते हैं तो विपक्ष का पक्ष रखने वाला कोई नहीं होगा, विपक्ष की आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा। और चेक्स एंड बैलेंसेस का ऑब्जेक्टिव यही होता है
कि मेजॉरिटी यानी पॉलिटिकल मेजॉरिटी अपनी मनमानी न थोपे पॉलिटिकल माइनॉरिटी के ऊपर। जब हम चेक्स एंड बैलेंसेस को कमजोर करते हैं तो पॉलिटिकल मेजॉरिटी अपनी मनमानी कर सकता है। और हमने कई बार देखा है दुनिया के अलग अलग देशों में कि जब पॉलिटिकल मेजॉरिटी अपनी मनमानी करने लगता है तो वो धीरे धीरे लोकतंत्र की जड़ों पे आघात करते हैं। इजराइल के केस में भी पूरी लड़ाई इसी बात की है कि चेक्स एंड बैलेंसेस सिर्फ ये नहीं है कि सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, चेक्स एंड बैलेंसेस की लड़ाई एक्चुअली इजराइल की लोकतंत्र की स्पिरिट की लड़ाई बन गई है। आखिर में इतिहास की बात, हमने पूछा कि इजराइल के इतिहास में ऐसी स्थिति क्या पहले भी कभी बनी है? जी नहीं, कभी भी नहीं। इस तरह की इतने बड़े पैमाने पे सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होना आज तक इजराइल में एक्सपीरियंस नहीं किया गया है, और ना ही इतने लंबे समय तक। नेतन्याहू की सरकार ने 2022 दिसंबर में पहली बार इंडिकेशन देना स्टार्ट किया था कि वो इस तरह का कानून लाना चाहते हैं। एंड जो ये बहुत बड़े पैमाने पे विरोध मार्च हो रहे हैं ये जनवरी 2023 से स्टार्ट हो गए हैं। हमने देखा है कि 6 महीने से ज्यादा लगभग हर हफ्ते बहुत मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और इजराइल की अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं, अलग अलग शहरों में हो रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट हैं इसमें सिर्फ विपक्षी पार्टियों का रोल नहीं है, विपक्षी पार्टियों से ज्यादा बड़ा रोल इसमें अध्यापकों का है, इसमें रिजर्व सेना का है, इसमें एनजीओस का है, इसमें सिविल सोसाइटी का है। सो नेतन्याहू की सरकार सिर्फ ये कहकर इन प्रोटेस्ट को खारिज नहीं कर सकती कि ये ऑपोजिशन वाले हैं। मेरा मानना यह है कि जो 2 महीने पहले नेतन्याहू की सरकार ने कहा था कि हम इन चेंजेस को पोस्टपोन कर रहे हैं, उनमें टोटल 3 चेंजेस ये करना चाहते थे। उसमें से जो नेतन्याहू की सरकार के अपने कैलकुलेशन में जो सबसे कम प्रॉब्लमेटिक चेंज है वो उन्होंने कल पास किया है, यानी ये जो प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस जो उन्होंने छीन लिया है हाई कोर्ट से, ये नेतन्याहू की सरकार के मिनिस्टर्स को लगता है कि सबसे कम प्रॉब्लमेटिक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि नेतन्याहू की सरकार ये उम्मीद कर रही है कि अगर प्रोटेस्ट होते हैं, अगर डॉक्टर स्ट्राइक पे जाते हैं, अगर रिजर्विस्ट अपनी ड्यूटी पे आने से मना करते हैं और बाकी सिविल सोसाइटी के लोग भी स्ट्राइक करते हैं, तो नेतन्याहू ये उम्मीद करेंगे कि कुछ वक्त की स्ट्राइक के बाद वो अपील कर सके लोगों से या अपने सपोर्टर्स को रोड पे उतार सकें, ये कहते हुए कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है कि हम इजराइल की डेमोक्रेसी के बिल्कुल जड़ पे आघात कर रहे हैं। ये एक रीजनेबल, उन्होंने अपनी इस अमेंडमेंट का नाम भी बड़ी शातिरता से रीजनेबलनेस क्लॉज रखा है। तो वो बातों में इसको इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं कि हम रीजनेबल बात कर रहे हैं और जो लोग इजराइल की प्रगति के खिलाफ हैं वही प्रोटेस्ट करके इनको रोक रहे हैं। पॉलिटिकली मुश्किल लगता है क्योंकि ऑपोजिशन के पास सीटें नहीं है कि वो सरकार को रोक सके। पॉलिटिकली इसलिए मुश्किल लगता है कि सरकार के इस डिसीजन को रोका जा सके। एंड नेतन्याहू सरकार के उम्मीद के प्रोटेस्ट के बाद शायद ये प्रोटेस्ट शांत हो भी इनके इस चेंज को चैलेंज ना करे। इजराइल और देश दुनिया की बाकी हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में इतना ही। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। और हाँ, वो जो मंत्री जी गायब थे चाइना के, निपट लिए हैं, उनकी लाल बत्ती खींच ली गई है। इसके बारे में विस्तार से आपको ललन टॉप की खबरों में पता चलेगा।